Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of January 2021। तो 28 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जिसको यूपीएससी प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है या सीसैट का कोर्स ज्वाइन करना है, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है। यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट सीरीज। शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल was constituted for hearing appeals against the orders passed by। इनमें से कौन कौन सी बॉडी की ऑर्डर्स की अपील जो होती है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल तक जाती है। फर्स्ट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सेकंड इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, थर्ड इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्डर्स नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनता है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज भारत पर्व एन एनुअल इवेंट हैपेंस इन दिल्ली इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि ऑर्गेनाइज करती है भारत पर्व को। ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, C Ministry of External Affairs, D Ministry of Tourism। Question number 3 is consider the following statements with respect to treaty on the prohibition of nuclear weapons। तो आपको statements दिए हैं treaty on the prohibition of nuclear weapons के ऊपर, आपको बताना है कौन सा statement सही है। पहला statement कह रहा है the treaty banned the ratifying countries to develop, test, produce, acquire, possess or stockpile nuclear weapons under any circumstance। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज नाइदर अ पार्टी टू नॉर बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशंस ऑफ द ट्रीटी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जापान द वर्ल्ड्स ओनली कंट्री टू सफर न्यूक्लियर अटैक्स डज नॉट सपोर्ट द ट्रीटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2 and 3। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर, इनके आंसर्स देने की कोशिश करना आप लोग, और अगर आप नहीं दे पाते हो तो मैं वैसे आंसर आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन आंसर आप लिखना जरूर। प्लीज डू टेल अस द आंसर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है ना तो उसको लाइक भी किया करिए, उसको शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। न्यूज एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो है कि यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया है बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल ऑन द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ओपिनियन पोल लॉन्च किया। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक ओपिनियन पोल लॉन्च किया है, और ये जो है बिगेस्ट एवर ओपिनियन पोल है ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसको बोलते हैं यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे कहा जा रहा है। नाउ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्टेड दिस वोटिंग। ये जो पोलिंग हुई थी, ओपिनियन पोल हुई थी, वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने कंडक्ट कराई थी, एंड इसको कहा था पीपल्स क्लाइमेट वोट। द नेम वाज गिवन इज पीपल्स क्लाइमेट वोट। तो यूपीएससी अगर आपसे पूछता है प्रीलिम्स में कि पीपल्स क्लाइमेट वोट कौन सी संस्था ने कराया था और उसमें यूएनडीपी ऑप्शन में है, तो यूएनडीपी याद रखना। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइमेट चेंज पोल्स और ओपिनियन पोल सर्वे था, जिसमें नियरली 1.2 मिलियन पीपल फ्रॉम अक्रॉस 50 कंट्रीज दे वर वोटिंग एंड देन द रिपोर्ट इज बीइंग मेड। ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट बनाई गई है। लगभग 12 लाख लोगों ने उसमें वोटिंग की है। पीपल्स क्लाइमेट वोट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखेगा। नाउ इस फाइंडिंग क्या थी सर्वे की? इन द सर्वे द यूएन फाइंड्स दैट 2/3 ऑफ द पीपल थिंक इट इज अ ग्लोबल इमरजेंसी। लगभग 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इमरजेंसी है। केवल 2/3 लोग ऐसा मानते हैं कि ये ग्लोबल इमरजेंसी है। नाउ द सर्वे हाईलाइट्स दैट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड सपोर्ट द क्लाइमेट एक्शन। लोग जो है क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करते हैं। दे ऑल्सो गिव पॉलिटिशियंस अ क्लियर मैंडेट टू टेक मेजर एक्शंस सो एज टू फाइंड द सॉल्यूशंस। उन्होंने पॉलिटिशियंस को भी क्लियर मैंडेट दे रखा है कि भैया आप सॉल्यूशन लेके आओ क्लाइमेट चेंज को रोकने का। एवरीवन इज सीरियस रिगार्डिंग, मतलब एक तरीके से ये आया है कि सीरियस हैं लोग। ठीक है ना। एंड सर्वे के अकॉर्डिंग यंग पीपल जो है दे शोड द ग्रेटेस्ट कंसर्न। मतलब यंग पीपल जो है जो 14 से 18 साल के बीच के हैं, उनमें से 69% ऐसे लोग थे जो 14 से 18 साल के बीच में थे, एंड दे वर वेरी सीरियस रिगार्डिंग दिस क्लाइमेट इमरजेंसी। उनको लग रहा था कि हाँ भाई क्लाइमेट इमरजेंसी है और बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। एंड देयर इज नो जनरेशनल डिवाइड ऑन द क्लाइमेट कंसर्न्स। देयर इज नो जनरेशनल डिवाइड ऑन द क्लाइमेट कंसर्न्स। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ट्रीज के कंजर्वेशन
डिफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई है कि देयर इज़ अ इशू ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम करने की कोशिश करना है और ट्रीज को कंजर्व करना है, क्योंकि उसी से फिर आपको एमिशन ट्रैपिंग और ये सब कार्बन सिंक मिलेगा, है ना, ये याद रखना है। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग गूगल के जो यूनियंस हैं उन्होंने एक मेगा यूनियन बनाया है, ग्लोबल यूनियन बनाया है, जिसको बोलते हैं अल्फा ग्लोबल। याद रखिएगा, द गूगल वर्कर्स जो हैं, जो गूगल वर्कर्स है ना, द गूगल वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, गूगल वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, दे हैव फॉर्म्ड अ मेगा इंटरनेशनल यूनियन। एक मेगा इंटरनेशनल यूनियन उन्होंने बनाया है जिसको नाम है अल्फा ग्लोबल। याद रखिएगा, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट है, उसके नाम पे इसको बनाया गया है। जो अल्फाबेट है ना, गूगल की पेरेंट कंपनी है, और अल्फाबेट के नाम पे ही अल्फा ग्लोबल बनाया गया है। दिस इज द अल्फा ग्लोबल इज द यूनियन विच कंसिस्ट ऑफ नियरली 13 डिफरेंट यूनियंस, 13 डिफरेंट यूनियंस का ग्रुप है, और अल्फा ग्लोबल नाम का ग्रुप बनाया गया है गूगल के वर्कर्स द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि गूगल के वर्कर्स ने, या पूछ लेता है कि अल्फा ग्लोबल किसने बनाया है, तो गूगल के वर्कर्स ने बनाया है इंटरनेशनल यूनियन के रूप में इसको, एक बड़ी मेगा यूनियन के नाम पे, ठीक है ना। अब एक लॉस्ट गैलेक्सी की न्यूज़ है। तीसरी जो न्यूज़ है वो है लॉस्ट गैलेक्सी के रिगार्डिंग। तो रिसेंटली हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, हबल स्पेस टेलीस्कोप याद रखिएगा, नासा का टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसने कैप्चर की इमेज ऑफ NGC 4535, NGC 4535 जो है आपका, दिस इज, याद रखिएगा, नोन एज द लॉस्ट गैलेक्सी। NGC 4535 is known as the lost galaxy, and the image highlights that the young and hot stars that hang out are the bright blue spots। इस गैलेक्सी में जो ब्राइट ब्लू स्पॉट्स हैं वो यंग और हॉट स्टार्स के हैं, और जो ब्राइट शेड्स हैं, द ब्राइट शेड्स आर ऑफ ओल्डर एंड कूलर स्टार्स, ठीक है ना। याद रखिएगा, देयर हाइलाइटेड बाय द ब्राइट शेड्स, बट जो बिल्कुल ब्राइट ब्लू स्पॉट्स थे वो आपके हॉट यंग स्टार्स के थे, ठीक है ना। याद रखिएगा, लॉस्ट गैलेक्सी कैप्चर्ड बाय हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा, NGC 4535, द नेम इज NGC 4535। अगर आपसे यूपीएससी ऐसे ही पूछ ले कि NGC 4535 क्या है, तो उसमें देगा कि नेशनल गवर्नमेंट काउंसिल, ये वो, तो ये सब नहीं है, ये एक लॉस्ट गैलेक्सी है जिसका की इमेज कैप्चर किया गया है। अगला न्यूज है द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया। तो पहली चीज तो फैक्ट ये बनता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज करता है जर्मन वॉच। याद रखिएगा, जर्मन वॉच रिलीज करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और ये जर्मन वॉच जो है एक एनजीओ है विच इज बेस्ड इन बॉन जर्मनी। बॉन जर्मनी में बेस्ड एनजीओ है आपकी जर्मन वॉच, और इसने रिलीज किया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। और इस इंडेक्स में इंडिया को जो रैंक मिली है 7th पोजीशन पे है, अलॉन्ग विद कंट्रीज दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज इन 2019। क्लाइमेट चेंज के कारण सबसे अधिक अफेक्ट होने वाली कंट्रीज में इंडिया 7th पोजीशन में है। मतलब जब अच्छी रैंकिंग आएगी तो हम पीछे रहेंगे, जब बुरी की कोई रैंकिंग आएगी तो उसमें हम बिल्कुल आगे आ जाते हैं, है ना। तो वही वाली बात है कि इंडिया हैज बीन रैंक्ड 7th पोजीशन among the countries that are most affected by climate change in 2019. Now key findings of the report: as per the report, monsoon continued for a month longer than the normal in India in the year 2019. इसमें भी यही बताया गया कि मानसून जो था वो नॉर्मल से ज्यादा था, मतलब अब नॉर्मल मानसून था, ठीक है ना। 110% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल रिकॉर्ड की गई। 110% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, मैंने आपको पहले भी बताया है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है एक्चुअली 50 सालों का है। 1951 से लेकर के 2001 तक के बीच की जो बारिश है उसका एवरेज निकाला जाता है। पहले ये 89 सेंटीमीटर रखा गया था और अब ये 88 सेंटीमीटर कर दिया गया है। मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज जो बारिश है वो 88 सेंटीमीटर है। अब इस 88 सेंटीमीटर के जब प्लस 10% और, मतलब कि 110% जब बारिश होगी 88% की, 110% बारिश होगी लॉन्ग पीरियड एवरेज की, तो फिर वो क्या कहलाती है आपकी, वो आपकी कहलाती है अब जो रेनफॉल है एक्सेस रेनफॉल हो जाती है। एक्चुअली तो 110% से ऊपर तो एक्सेस रेनफॉल होती है, 110% तक अब नॉर्मल कहलाती है, ठीक है ना। Now heavy rain caused the severe flooding in India that resulted in the death of nearly 1800 across 14 states। तो लगभग 14 स्टेट्स में फ्लड जैसी सिचुएशन आई जिसमें कि लगभग 1800 लोगों की जानें भी गई, है ना।
एंड नियरली 18 मिलियन पीपल, मतलब 1.8 मिलियन पीपल, यानी कि 18 लाख लोग ऐसे तो जो कि डिस्प्लेस हुए, दे वर डिस्प्लेस्ड. एंड एज पर द रिपोर्ट 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केम इन इंडिया एंड 6 वर आइडेंटिफाइड एज वेरी सीवियर. तो लगभग 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए जिनमें से 6 वेरी सीवियर स्टेटस के थे. एंड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन भी था, फानी जो था, साइक्लोन फानी, दैट वाज एक्सट्रीमली सीवियर, है ना, दैट इज अनदर थिंग. और डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों की जाने भी गई. These are the things which are important. You will remember that. German Watch मैंने आपको बता दिया है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1991. जर्मन वॉच जो है नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड इन 1991. और दिस एनजीओ इज बेस्ड इन बॉन, जर्मनी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी ऑन ट्रेड एंड एनवायरनमेंट. याद रखिएगा, नॉर्मल सी चीज है, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इसको बनाया गया था 1991 में. जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये निकालता है. अगला है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स. नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रपोज किया, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रपोज किया है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल. याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रपोज किया है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी. जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को घटाने के लिए आपका नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल जो है वो प्रपोज किया गया है बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री. अब ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो 5 साल का लिया गया है, 5 ईयर पीरियड लिया गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर. और ये रहेगा 2020-21 से, मतलब 2021 वाले पीरियड से 2025 तक के पीरियड तक रहेगा. 2020-21 से 24-25 तक रहेगा, ठीक है ना. इसके अंतर्गत बेसिकली ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल फ्रॉम 3 सोर्सेज. ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल का जो है 3 सोर्सेज से बढ़ाना है प्रोडक्शन. पहला है प्राइमरी सोर्स, यानी कि एनुअल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, एडिबल क्रॉप्स, इन सबको. सेकेंडरी सोर्सेज मतलब कि जो राइस ब्रान ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल है उनसे. देन कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ाना है टू मेंटेन द एडिबल ऑयल कंजम्पशन कांस्टेंट एट 19 kg पर पर्सन पर एनम. एक साल में इतना एडिबल ऑयल कंजम्पशन रखना है, ठीक है ना. सो दैट इज द थिंग. कुछ चैलेंजेस हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन में इंडिया में, जैसे इंडिया में रेनफेड कंडीशंस जो है इन 70% ऑफ द एरिया, हाई सीड कॉस्ट फॉर ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, स्मॉल होल्डिंग कैपेसिटी विद लिमिटेड रिसोर्सेज, लो सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड लो प्रोडक्टिविटी. ये कुछ इश्यूज हैं जो कि एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं. आगे मूव करते हैं, देखते हैं न्यूज आइटम में और क्या क्या चीजें हैं. तो एक फ्रंट पेज से इंपॉर्टेंट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर इन ग्रोपिंग केस. अब एक ग्रोपिंग केस रिसेंटली आया था जिसमें एक माइनर चाइल्ड था, माइनर गर्ल थी. एंड उस केस में हुआ क्या कि अ पर्सन वाज एक्विटेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को एक्विट कर दिया, यानी कि बरी कर दिया. एंड उसमें जो बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था वो ये कहना था दैट ही ग्रोप्ड हिज victim over her clothes and there was no skin to skin contact between them. Now this is something ridiculous, मतलब कि कहना नहीं चाहिए, but this is something ridiculous. Means you can grope by without skin to skin contact. What the Bombay High Court was thinking under that, मतलब जब ये ऑर्डर दिया गया तो what was Bombay High Court thinking? This is something ridiculous. This should not have been the case. And यही चीज सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, ऐसा नहीं कि हम कोई चीज नहीं बोल रहे हैं. Now Supreme Court had stayed that order and the Attorney General K.K. Venugopal ने रिक्वेस्ट की and Supreme Court saw this and they said that this is very dangerous. This will set a very dangerous precedent and cripple the intention of POCSO Act. जो POCSO Act है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो चिल्ड्रंस के लिए होता है, ये एक्ट है पॉक्सो एक्ट फॉर द चिल्ड्रंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट टू द चिल्ड्रंस. ये जो है इसका बहुत बुरा प्रेसिडेंट होगा इस ऑर्डर का एंड इट विल क्रिपल दिस होल पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट को पूरा क्रिपल कर देगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. एंड द कोर्ट कंक्लूडेड, जो बॉम्बे कोर्ट थी उसने कंक्लूड किया दैट मेयर टचिंग और प्रेसिंग ऑफ द क्लॉथेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड डिड नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट. उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये रीजनिंग दी थी कि मेयर टचिंग और प्रेसिंग ऑफ अ क्लॉथेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड डिड नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल असॉल्ट. मतलब कि I don't get what the reasoning was given by the Bombay High Court. लेकिन it's good that Supreme Court has stayed that order of Bombay High Court, है ना, वो order stay कर दिया.
एंड मिस्टर वेणुगोपाल सेड, जो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर एन एक्यूज्ड कुड क्लेम इनोसेंस अंडर द एक्ट बाय आर्ग्यूइंग दैट द चाइल्ड हैज बीन असॉल्टेड वाज क्लॉथेड, मतलब कि असॉल्ट करके तो व्यक्ति ये बोल देगा कि भाई मैं निर्दोष हूं क्योंकि जिसका असॉल्ट मैंने किया है उसने तो कपड़े पहने हुए थे, मैंने कपड़े तो उतारे ही नहीं, एंड देयर वाज नो फिजिकल डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। तो ये ऐसी रीजनिंग नहीं होनी चाहिए थी, एंड वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, दिस शुड नॉट हैव बीन द रीजनिंग, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन नाउ। एडिटोरियल में जो पहला एडिटोरियल है, रिवाइज द टेक्स्ट ऑफ द बजट स्पीच, इसमें बेसिकली मैं आपके पहले 2 पैराग्राफ्स नहीं डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि क्या बोल सकती हैं ना, ऐसे भी आर्टिकल नहीं अपने को डिस्कस करने चाहिए कि अब जो ये बोलते कि निर्मला सीतारमण जी क्या बोल सकती हैं इस बार की फाइनेंस स्पीच में, तो ऐसे हाइपोथेटिकल स्पीचेस अपन, हाइपोथेटिकल आर्टिकल्स अपन नहीं देखेंगे। हाँ, इसमें प्रॉब्लम्स हम जरूर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है मेजर। तो मेजर जो प्रॉब्लम्स है जिनको डिस्कस करना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को, वो पहली प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका बहुत ज्यादा अगर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो बढ़ रहा है कहां पे? इनफॉर्मल सेक्टर में, लेबर सेक्टर में। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि कैजुअल लेबर्स में आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहलाता है ये टर्म, याद रखेगा, ये लिख भी सकते हो। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स एक इंडिया में प्रॉब्लम है, वैसे इसको ZA की जगह ऐसे लिखा करो, ऐसे इसलिए क्योंकि ये ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है उसमें SATION ही लिखा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं ना अपन, तो उसमें SATION ही लिखा करो आप लोग। कॉपी में भी आप ब्रिटिश इंग्लिश का ही यूज किया करो। जैसे डिफरेंस बता देता हूँ थोड़ा सा मैं इसमें। कलर COLOR और COLOUR ये सही है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है। वी शुड गो विद द सेकेंड वन। तो कोशिश करो कि आप लोग यही इंग्लिश फॉलो करो। जब आप पेपर कॉपी में भी लिख रहे हो तो ब्रिटिश इंग्लिश का ही फॉलो किया करो। इट इज समथिंग दैट इज स्टैंडर्ड फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ तो आर्टिकल में आते हैं, तो पहला जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया वो प्रॉब्लम क्या था? एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, जिसमें कैजुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कैजुअल लेबर्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि जो वेज इनकम्स आर वेरी लो, वेज इनकम्स आर वेरी वेरी लो, ठीक है ना। सो दैट इज अनदर इशू विच हैव बीन फेस्ड देयर। एंड इसके अलावा कुछ और स्पीच जैसे कि पब्लिक सर्विस प्रोविजन, तीसरा जो है वो है पब्लिक सर्विस प्रोविजन, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये ऐसे लोगों को देना जो लोग इसको मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सब चीजें आपको कोशिश करने की जरूरत है। तो ऑथर ने यही 3-4 सजेशंस दिए हैं कि योर फिस्कल स्टैंस शुड बी टू प्रायोरिटाइज द जॉब क्रिएशन, आपको जॉब क्रिएशन को प्रायोरिटाइज करना है, आपको पब्लिक सर्विस प्रोविजन को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग दैट द ऑथर इज सेइंग। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि जैसे देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग कम करने के लिए आप ऐसे स्टैंड मत लीजिए, जैसे कि स्पेंडिंग कम करने के लिए आपने GST कंपनसेशन ही नहीं दिया स्टेट्स को, तो ऐसी चीजें मत करो जिससे कि बर्डन जो है वो ऑलरेडी स्टेट्स पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो चीज खत्म हो जाएगी। आपको अगर कहीं चीज कम करनी है, आपको फिस्कल राशनिंग करनी है, तो वो ऐसी चीजों में करो जैसे आपको अगर फिस्कल रेशनिंग करनी थी तो आपको पार्लियामेंट प्रोजेक्ट में करनी चाहिए थी। पार्लियामेंट प्रोजेक्ट में आपने इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, तो अगर आपको रेशनिंग करनी तो वहां पे आप पैसे बचाओ, ऐसी जगहों पे पैसे बचाओ। आप कहां पैसे बचा रहे हो? जो GST कंपनसेशन आपको स्टेट्स को देना है उसमें आप पैसे बचा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? बिकॉज इसके बाद जो बर्डन होता है वो ऑलरेडी स्टेट्स में ही पड़ता है, वो उनको बोरो करना पड़ता है, दे बोरो एंड एक्सपेंसिव बोरोइंग होती है, फिर वो डेट पे चले जाते हैं, फिर फाइनली जाकर के आपके ही स्टेट्स की जो GSDP है उसको अफेक्ट करता है, उसके फिस्कल टारगेट्स को अफेक्ट करता है। सो एक्चुअली ये चीज है कि फिस्कल रेशनिंग या फिस्कल कंसोलिडेशन जो करना है आपको, यू शुड नॉट डू ऑन दीज थिंग्स बिकॉज ये ऐसी प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपको हाँ फिस्कल रेशनिंग या कंसोलिडेशन करना है तो आप सही चीजों पे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल जो था उसमें यह है कि कीप द व्हील्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टर्निंग। यहां पे ऑथर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या स्टैंस रखा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टैंस रहा है वो एकोमोडेटिव रहा है। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या होता है? वो ग्रोथ पे वो कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके रखे हैं। कई बार मैंने आपको समझाया, फिर समझा रहा हूं। देखो
जब ग्रोथ बढ़ती है तो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, योर इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, महंगाई भी बढ़ती है ग्रोथ के साथ। अब क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट दोनों रहता है, ग्रोथ भी बढ़ाना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पे कंट्रोल करके रखना पड़ता है, यानी कि 6% से 2% के बीच में। लेकिन अभी जो पैंडेमिक के बाद की सिचुएशन है वो ये है कि ग्रोथ भी बहुत कम है बट इन्फ्लेशन ज्यादा है। नाउ दिस इज एक एब्सर्ड सिचुएशन है जो कि हो रही है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, 6% क्रॉस कर चुका है और ग्रोथ बहुत कम है। तो यहां पर अब गवर्नमेंट आरबीआई जो है इसके बीच बैलेंस कैसे बनाए, क्योंकि अगर वो ग्रोथ बढ़ाने जाएगी तो इन्फ्लेशन तो और बढ़ेगा। लेकिन इस बार आरबीआई ग्रोथ को ही बढ़ाने जा रही है, इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश पहले नहीं कर रही है। आरबीआई का कहना है कि जो अभी ग्रोथ इस बार जो बहुत कम आई है, पहले उसको हमको इंक्रीज करने की जरूरत है, फिर धीरे धीरे हम उसको ऑलरेडी मतलब कि कम कर लेंगे थ्रू अवर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या ऑपरेशन ट्विस्ट का नाम यहां पे दिया गया है। देखो ऑपरेशन ट्विस्ट एक्चुअली में फेडरल बैंक से स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो फेडरल बैंक से स्टार्ट हुआ था। रिजर्व बैंक के टर्म में जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका क्या होता है कि जब बॉन्ड्स को परचेज या सेल करके, ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करते हैं, या तो बॉन्ड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो देश की मॉनेटरी कंडीशंस है उनको चेंज किया जाता है। तो मॉनेटरी कंडीशंस को चेंज करने के लिए जब आप बॉन्ड्स को परचेज या सेल करते हो तो वो आपका ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आता है। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो यही सारी चीजें इस आर्टिकल में बताई गई थी। नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है एम्फसाइजिंग सेल्फ रिलायंस इन साइंस। नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल। एक्चुअली ऑथर ने सबसे पहले बात की है कि 1958 4 मार्च को अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन ऑन साइंस पॉलिसी। पार्लियामेंट में 1958 में पहली बार एक रेजोल्यूशन पास हुआ था ऑन द साइंस पॉलिसी को लेकर के एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है ना। अभी 2020 के लिए इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द 5th साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। तो 5वीं 5th साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन STI पॉलिसी, याद रखेगा STIP जिसको बोलते हैं, तो उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है पॉलिसी और उसमें ओपिनियन और ये सब लिए जा रहे हैं। बट ऑथर सेज दैट द प्रॉब्लम इज दैट इस पॉलिसी में बहुत सारे जार्गन्स हैं, बहुत सारे क्लीशेज हैं, जिससे कि जो कि कॉमन मैन की समझ के परे हैं। वो इसमें क्या कमेंट करेंगे अगर आप इस तरीके से फुल ऑफ जार्गन्स वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो। Now the new policy emphasizes technological self-reliance and aims to position India among the top 3 scientific superpower। अब जो नई पॉलिसी का ड्राफ्ट आया है उसका एम यह है कि टॉप 3 पावर्स में इंडिया को लेकर के आना है, साइंस के टॉप 3 सुपर पावर्स में इंडिया को लेकर के आना है। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो पॉलिसी है फॉर दैट टू हैपन द ड्राफ्ट पॉलिसी सेज वी नीड टू अट्रैक्ट आवर बेस्ट माइंड्स टू रिमेन इन इंडिया बाय डेवलपिंग अ पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। तो उन्होंने ये कहा है कि हमको बेस्ट माइंड्स को इंडिया में रिटेन करके रखना है, लेकर के आना है, और इसके लिए पीपल सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम आपको बनाने की जरूरत है। इसके बाद ऑथर ने देखो अब कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट किए हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि 2013 की पॉलिसी में कुछ ऐसा ही लिखा गया था। 2013 की पॉलिसी में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था। उसमें कहा गया था कि हर साल हमको डबल करना है, हर 5 साल में डबल करना है प्राइवेट जो इसमें प्राइवेट जो सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन द जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर में ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको हर 5 साल में डबल करना है, मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डबल करना है हर 5 साल में। 2013 की पॉलिसी में भी यही था। 2020 की पॉलिसी में ये नहीं बताया गया कि 13 की पॉलिसी के बाद जो 5 साल आए उसमें कितना बढ़ाया कितना घटाया। ना ऑथर सेज कि आज भी हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट है वो आज भी बहुत कम है, 0.5 to 0.6% ऑफ जीडीपी ही है। इसके लिए पहले भी कितनी बार बोला गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम से कम 2% ऑफ जीडीपी आपको करना चाहिए, मिनिमम 2% ऑफ जीडीपी शुड बी योर नेशनल गोल। लेकिन आज तक हम 0.5 से 0.6% करते आ रहे हैं। लेकिन ड्राफ्ट पॉलिसी बार बार यही बोल रही है कि हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस नहीं इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम में भी उन्होंने यही किया कि इंडिया की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत कम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या आप अपनी सारी चीजें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इतना कम बजट अलॉटमेंट करते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आप किसके सर पे मढ़ रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स आप प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल रहे हो, ठीक है ना। केवल और केवल गवर्नमेंट ही है
है जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें प्रॉफिट रिटर्न बहुत लॉन्ग टर्म का होता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते नहीं है ना प्राइवेट पार्टीज। तो आप इस चीज में प्राइवेट पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो कि प्राइवेट पार्टीज इन्वेस्ट करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। ये गवर्नमेंट ही कर सकता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि आपको वो पॉलिसी में ऐसा मैकेनिज्म करना है कि आपको मेक श्योर करना है कि जीडीपी में का 2% कम से कम आप इन्वेस्ट करने लगो, तब ऑलरेडी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। In the document itself, where several new authorities, observatories and centers have been proposed, document में आपने बोला कि और नई authorities बनेंगी, observatories बनेंगी, centers बनेंगे, तो इससे क्या होगा, ऑलरेडी आपकी fattened bureaucracy है, bureaucracy is already fattened in science administration, उसको और मोटा आप बना रहे हो। जो ऑलरेडी इतनी फैट ब्यूरोक्रेसी आपने लगा रखी है साइंस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको और ज्यादा मोटा कर दोगे सेंटर्स बना करके नए नए। ठीक है ना। तो वही ऑथर ने कहा कि कुछ पॉइंट्स वेलकम भी हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स ने अल्टरनेटिव मैकेनिज्म दिया है ऑफ द गवर्नेंस फॉर द फाइनेंशियल लैंडस्केप। एंड इसमें उन्होंने ये भी किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स आते हैं रिसर्चर्स के ऊपर, या प्रॉब्लम ऑफ जर्नल पे वॉल्स, ये सब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी उन्होंने कोशिश की है ना। एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं फॉर ग्रांट मैनेजमेंट, उसको भी एक्सप्लोर करने का इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है। इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा है कि जो आईआईटी में काफ़ी सुसाइड केसेस और ये सब जो ड्रॉप आउट केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज, ओबीसी कम्युनिटी, तो वहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट में ये भी है कि डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए भी कहा गया है बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, रिलीजन, जियोग्राफी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, है ना, इन सारे बेसिस पे। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपने सारी चीज़ें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर डाल दी तो दैट इज not good, and it mentions more representation of women and the LGBTQ community। ये भी एक अच्छी बात है ना। लेकिन ये सारी चीजें अचीव कैसे होंगी, ये सारे रिप्रेजेंटेशन अचीव कैसे होंगे, उसके ऊपर नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ, थ्योरी लिखना बहुत आसान है, विजन बनाना बहुत आसान है, लेकिन विजन बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो बहुत कठिन होता है। पॉलिसी हमने बना दी, हमने बोला कि साइबर पॉलिसी में हर कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करके रखना है साइबर अटैक से, लेकिन बड़ा सवाल है कैसे करोगे, कैसे, हाउ वाला जो एस्पेक्ट है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट इज वेरी इजी, आपको क्या करना है, यूपीएससी निकालना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियर यूपीएससी। हाउ, किस तरीके से, नाउ दैट इज अ वेरी रिगरस प्रोसेस। वो बहुत ज्यादा, मतलब वो वॉशिंग मशीन में जिससे कपड़े घिसते ना, उससे ज्यादा कठिन प्रोसेस है यूपीएससी निकालने के, है ना। तो वही वाली बात है कि व्हाट इज ऑलवेज वेरी इजी टू डिफाइन, व्हाट इज वेरी इजी टू डिफाइन, बट वेरी हार्ड इज टू, द हार्डेस्ट पार्ट इज टू अटेन हाउ ऑफ दैट व्हाट। उस व्हाट का हाउ जो है ना, वो बेसिकली बहुत टफ होता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज है कि पॉलिसी में एक चीज बोली गई है कि आप साइंटिफिक टेम्पर बना के रखो, साइंटिफिक टेम्पर बनाओ। लेकिन जब इतना ज्यादा स्यूडो साइंस ऑलरेडी इंडिया में चल रहा है, जहां पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बोल रहे हैं काऊ साइंस और गोबर की चिप्स, मैंने कल फोटो भी देखी, समवन सेंट मी द फोटो। गोबर की चिप्स में उन्होंने शुभ, अच्छा वो मेरा नाम नहीं लिख दिया, शुभ लाभ लिखा हुआ था। गोबर की चिप्स में शुभ लाभ लिखा हुआ था, एंड यू ईट दैट चिप्स, दैट इज द कोरोना वैक्सीन। नाउ दिस इज समथिंग बुलशिट फ्रॉम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, है ना, टू से सच थिंग्स। एंड वहां पे जहां पे एक तरफ डॉक्यूमेंट पॉलिसी में लिखा आ रहा है कि भैया आप एक साइंटिफिक टेम्पर बनाकर रखो, वहीं पे ये काऊ साइंस जो चल रही है दैट इज नॉट समथिंग गुड, है ना। ये भी आपको याद रखना है। मोर वैक्सीनेशन दैन टेकर्स ना, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं हिंदू में आजकल। तो यहाँ पर ऑथर ने एक चीज़ बोली कि इंडिया को लगभग 300 मिलियन पीपल का टारगेट रखा गया है। अभी स्टार्टिंग में 300 मिलियन पीपल को 2 डोज देने हैं। अब अगर जो करंट रेट है उससे देखा जाए तो इसमें 8 साल लग जाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन्स हैं उनकी जो एक्सपायरी है वो 6 महीने की है। तो ऑथर ने कहा है, बस यही इस आर्टिकल में है कि ऑथर ने कहा है कि सिंस हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे अभी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, इसलिए जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वैक्सीन दूसरी कंट्री से उतना अच्छा है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सपोर्टिंग लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ कोविशील्ड इज वाइस है। क्यों? एज इंडिया इज अनलाइकली टू मीट द वैक्सीनेशन टारगेट ऑफ जुलाई तक का जो वैक्सीनेशन टारगेट है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे सिंस हमारा रेट स्लो है। और अगर आपको इस रेट को बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि रेट बढ़े, सेशंस बढ़े, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर लगेगा, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे, है ना। तो वो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट है वहाँ पे।
अ विलेज सेलिब्रेट्स इट्स न्यू बॉर्न डॉटर्स। अब एक विलेज ऐसा है तेलंगाना में, हरिदासपुर, विच सेलिब्रेट्स द birth of a girl child. Birth of a girl child is celebrated here, and that is the thing which you should remember. हरिदासपुर इन तेलंगाना, है ना, नाम अगर पूछ लेता है कभी तो याद रखना। कमिटी अप्रूव्स हाइक इन एमएसपी फॉर कोपरा। अब कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से उसने एमएसपी बढ़ा दी है, अप्रूवल दे दिया है फॉर कोपरा। याद रखिएगा कोपरा के लिए अभी तक क्या होता था, फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा वाज इंक्रीज्ड बाय 375 रुपीज, 375 रुपए से बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। एंड एक और चीज बता देता हूँ, एमएसपी जो है उसका सजेशन जो दिया जाता है, दैट इज मतलब सजेस्ट रिकमेंड कौन करता है, एमएसपी रिकमेंडेड बाय CACP, है ना, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड अप्रूवल कौन देता है, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और एमएसपी वो मिनिमम प्राइस है गवर्नमेंट जो सेट करती है, लेकिन इसका याद रखिएगा कोई लीगल बेसिस नहीं है, ऐसा कोई लॉ या किसी स्टैट्यूट के तहत एमएसपी नहीं दी जाती, इट्स अ गवर्नमेंट मैंडेट बेसिकली। कोवैक्सिन इफेक्टिव अगेंस्ट यूके वायरस, तो कोवैक्सिन जो है उसका टेस्टिंग किया गया है, एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द यूके वायरेंट ऑल्सो, जो यूके का वायरस वेरिएंट है उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है। 3 more रफेल एयरक्राफ्ट लैंड इन इंडिया। इंडिया में 3 और रफेल एयरक्राफ्ट आ गए हैं। रफेल डील आप सबको पता है कि एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ फॉर 36 रफेल फाइटर्स, है ना, 36 रफेल फाइटर्स के लिए। और रफेल जो है वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है विद ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। ट्विन इंजन, 2 इंजन है, ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। डसॉल्ट एविएशन जो है फ्रांस की कंपनी है, उसने कहा है कि इट इज कैपेबल ऑफ कॉम्बैटिंग आउट ऑल कॉम्बैट मिशंस, एयर डिफेंस, इंटरसेप्शन, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, रिकनाइसेंस, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस, इन सारे चीजों में आप इसको यूज कर सकते हो। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज इन्वॉल्व सिचुएशनल अवेयरनेस, in which the aircraft has got those sensors which enable the pilot to be aware situationally and detect the enemy। तो situational awareness वाले sensors और radar लगे हुए हैं। इसमें जो radar यूज किया गया है वो है AESA radar। AESA radar मतलब active electronically scanned array, active electronically scanned array radar का यूज किया गया है, याद रखेगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसको हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। रशिया गिव्स नॉड टू एक्सटेंड द स्टार्ट ट्रीटी। तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसको नॉड दे दी गई है रशियन पार्लियामेंट द्वारा। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या, बेसिकली बता दूं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज अ ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन to measure for further reduction of limited and limitation of strategic offensive arms। तो जो strategic offensive arms है उनको रिडक्शन करना उनका और उन पे लिमिटेशन लगाना, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंतर्गत है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो फोर्स में आई थी 5 फरवरी 2011 में। 5 फरवरी 2011 से चली। ये सक्सेसर है स्टार्ट फ्रेमवर्क की। 1991 में स्टार्ट ट्रीटी आई थी, याद रखिएगा 1991 में स्टार्ट ट्रीटी आई थी जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। एंड दोनों कंट्रीज में लिमिट लगाई गई 1600 स्ट्रैटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स की एंड 6000 वॉरहेड्स की, जो लिमिट लगाई गई 1600 स्ट्रैटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स एंड 6000 वॉरहेड्स की। देन उसके बाद चलता गया, फिर 2011 में न्यू स्टार्ट ट्रीटी आ गई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी आ गई, ठीक है ना। एंड 2011 में आई और ये लैप्स होने वाली थी फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में ये लैप्स होने वाली थी। तो अब इसको 5 सालों के लिए फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया है। रशिया ने अप्रूवल कर दिया है और अब बाकी की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। 5 सालों के लिए इसको अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। FDI इनफ्लोज हिट $58.37 बिलियन। तो FDI जो है वो रिकॉर्ड हाई चला गया है। FDI के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि FDI मींस इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स या शेयर वारंट्स। जब आप इनमें किसी भी थ्रू करते हो, इक्विटी के थ्रू मतलब शेयर होल्डिंग करते हो, डिबेंचर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू एंड शेयर वारंट्स के थ्रू किसी इंडियन कंपनी में, इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, जब आप किसी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में करते हो, और 10% or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company। 10% से ज़्यादा आप किसी fully listed कंपनी में जब आप करते हो, fully diluted basis में करते हो 10% से ज़्यादा, तो आपका FDI कहलाता है। अगर उससे कम है तो वो FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो रिमेंबर दीज थिंग्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
नहीं, आंसर्स, लेट मी टेल यू द आंसर्स आल्सो. हाँ, आई एम फॉरगेटिंग गिविंग यू द आंसर्स. लेट मी गिव यू द आंसर्स फॉर दैट. आंसर्स है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फॉर हियरिंग अगेंस्ट ऑल द थ्री. इन तीनों के अगेंस्ट ही सुनता है. ABCD विल बी द आंसर. भारत पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. एंड इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग. इंडिया ने नाइदर ज्वाइन किया है, नॉर पार्टी नॉर बाउंडेड. जापान ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया. तो ऑल द थ्री आर करेक्ट. सो दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस